साथियों नमस्कार, मैं मनोज सारण। हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं व्यतिकरण और विस्पंद पर कुछ न्यूमेरिकल। लेव असिस्टेंट में जो आपके लेवल के व्यतिकरण और विस्पंद के न्यूमेरिकल बनते हैं वो 15 एक प्रकार के न्यूमेरिकल लेकर आया हूं मैं। और पूरी पूरी संभावना है कि आपको परीक्षा में इसी पैटर्न पर न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल है अपने पास। यदि दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात कितना दिया है 25:1, तो व्यतिकरण से प्राप्त अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा। चलिए, दो तरंगों की तीव्रता अनुपात कितना दे रखे हैं I1/I2 बराबर 25/1। तो हमें पूछा है अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात। हमें पता है रूट ऑफ आई मैक्सिमम, इसका फॉर्मूला होता है आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ I1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ I2, तथा आई मिनिमम का फॉर्मूला होता है अपने पास रूट आई मिनिमम बराबर रूट I1 माइनस रूट I2। तो आई मैक्सिमम बटा आई मिनिमम का अनुपात निकालना चाहिए अपने, तो आई मैक्सिमम का रूट बटा आई मिनिमम का रूट, ये फॉर्मूला बनता है अपने पास रूट ऑफ I1 प्लस I2, रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2 बटा रूट ऑफ I1 माइनस रूट ऑफ I2। क्योंकि हमें I1 और I2 दोनों के मान अलग अलग नहीं दिए हुए, क्या दिया हुआ है आपको I1 बटा I2 का मान। तो हमें यहाँ पर I1 बटा I2 का मान बनाने के लिए रूट में I2 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से रूट में I2 कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा रूट में I1 बटा रूट में I2, यहाँ प्लस में 1 बच जाएगा। और बटा में जब हम यहाँ रूट में कॉमन लेंगे, यहाँ रूट में I2 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा रूट में I1 बटा I2 माइनस 1। तो रूट I2 से रूट I2 कैंसिल हो गया, तो रूट में आई मैक्सिमम बटा आई मिनिमम, ये फॉर्मूला अपने पास बनता है रूट में I1 बटा I2 प्लस 1 बटा रूट में I1 बटा I2 माइनस 1। तो रूट में I1 बटा I2 का मान कितना है अपने पास 25/1, ये हो गया 25 प्लस 1 बटा रूट में 25 माइनस 1। 25 का रूट अपने पास 5 प्लस 1 बटा 5 माइनस 1, ये हो जाता है अपने पास 6/4। इसको हम लिख पा सकते हैं 3/2। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर हमारे पास क्या है आपके पास अभी आई मैक्सिमम का रूट बटा आई मिनिमम का रूट, ये इसका मान है आपके पास 3/2। तो दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं तो LHS से रूट हट जाएगा और आ जाएगा आई मैक्सिमम बटा आई मिनिमम, और बराबर में आएगा अपने पास 9/4। तो अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात है वो कितना मिलेगा आपके पास 9/4। नेक्स्ट प्रश्न है यदि व्यतिकरण की घटना में अधिकतम और न्यूनतम आयामों का अनुपात 9/7 है तो ज्ञात कीजिए। अब की बात क्या दी है आपको आयामों का अनुपात, अधिकतम आयाम कितना था ए मैक्सिमम और ए मिनिमम, अधिकतम और न्यूनतम आयामों का अनुपात दिया है वो है आपके पास 9/7। और हमें पता है ए मैक्सिमम का मान कितना होता है A1 प्लस A2, और ए मिनिमम का मान कितना होता है A1 माइनस A2। इसका मान कितना दे दिया आपको 9/7। अब हम यहाँ कुछ एक नियम लगाना चाहते हैं। नियम ये है कि योग और अंतर का अनुपात। सपोज दैट अपने पास P/Q का मान है 2/3, तो हम यहाँ पर योगांतरानुपात नियम लगाएं। योगांतरानुपात, योगांतरानुपात मतलब योग और अंतर का अनुपात। तो P/Q है, इन दोनों का योग कितना होगा P प्लस Q, और इन दोनों का अंतर कितना होगा P माइनस Q। इनका यदि अनुपात लें तो LHS में यही ऑपरेशन लगाना पड़ेगा अपने को। इनका योग कितना होगा 2+3 बटा इनका अंतर कितना होगा 2-3। तो हम यहाँ पर योगांतर अनुपात नियम लगाते हैं तो कितना आएगा
A1 प्लस A2 और योग किसका करना है इसके साथ में A1 माइनस A2 बटा अंतर अंतर किनका लेना है A1 प्लस A2 का और A1 माइनस A2 का। यही संक्रिया हम RHS में लगाएंगे तो 9 और 7 का योग बटा 9 और 7 के अंतर का अनुपात आ गया। अभी अपने पास क्या आया ये यहाँ से A2 और A2 कैंसिल हो जाएंगे A1 और A1 कितने हो गए 2A1 बटा यहाँ से A1 से A1 कैंसिल हो रहा है ये माइनस A2 प्लस का A2 हो जाएगा A2 और A2 कितने हो गए 2A2 बराबर 9 प्लस 7 कितने हो गए अपने पास 16 बटा 9 माइनस 7 कितने हो गए आपके पास 2। ये आंसर आ गया अपने पास 8। 2 से 2 कैंसिल हो गए और यहाँ से आयामों का अनुपात कितना आ गया दोनों तरंगों के आयामों का अनुपात आ गया 8:1। तो ये प्रश्न ये अपने पास सोल्व हो गया। नेक्स्ट पूछा है दोनों तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात। तो इनमें दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं तो A1 स्क्वेयर बटा A2 स्क्वेयर बराबर 64/1। दोनों तरफ यहाँ पर k की गुणा लगा देते हैं और k का ही भाग दे सकते हैं तो k A1 स्क्वेयर ये बन गई पहली तरंग की तीव्रता बटा k A2 स्क्वेयर बन गई दूसरी तरंग की तीव्रता बराबर 64/1। तो दोनों तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात कितना आ गया आपके पास 64:1। दूसरा पूछा है अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात। अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता अनुपात कितना आएगा I मैक्सिमम बटा I मिनिमम। इसका फॉर्मूला कितना होता है आपके पास रूट में I1 बटा I2 प्लस 1। अभी पिछले न्यूमेरिकल में हमने ये किया था रूट में I1 बटा I2 माइनस 1। तो यहाँ से I मैक्सिमम का रूट बटा I मिनिमम का रूट ये कितना आ रहा है रूट में I1 बटा I2 ये कितना हो जाएगा आपके पास 64/1 का रूट तो ये हो जाएगा आपके पास 8 प्लस 1 बटा 8 माइनस 1। तो यहाँ से अपने पास आ गया रूट में I मैक्सिमम बटा रूट में I मिनिमम। इसका मान आ गया आपके पास 8 और 1 9/7 और दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो I मैक्सिमम बटा I मिनिमम कितना आ जाएगा 81/49। अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं के अनुपात कितना आ जाएगा 81:49। नेक्स्ट अपने पास व्यतिकरण की प्रतिरूप की दृश्यता कॉन्ट्रास्ट और विजिबिलिटी। इसका मतलब ये है कि जो आपका व्यतिकरण प्रतिरूप बना है यहाँ पर काली फ्रिंज यहाँ पर चमकीली फ्रिंज यहाँ पर काली फ्रिंज यहाँ पर चमकीली फ्रिंज यहाँ पे विनाशी व्यतिकरण है यहाँ पर संपोषी व्यतिकरण यहाँ पर विनाशी यहाँ पर संपोषी। जहाँ काली फ्रिंज मिली है वहां पर विनाशी व्यतिकरण है जहाँ चमकीली फ्रिंज मिली है वहां पर संपोषी व्यतिकरण है। तो कॉन्ट्रास्ट मतलब विजिबिलिटी इनको बोलते हैं विपर्यास। ये कितनी अलग अलग दिख रही है ये जो बीच की बाउंड्री है इनकी ये कितनी शार्प है। यदि ये काली फ्रिंज की तीव्रता 0 है और इसकी फ्रिंज की तीव्रता अधिकतम है तो आपको ये पैटर्न बिल्कुल चमकता हुआ दिखेगा। ये जो बाउंड्री है चमकीली फ्रिंज और काली फ्रिंज की वो एकदम शार्प बाउंड्री होगी। तो पूछा है कि ये जो पैटर्न बनेगा इसका जो विजिबिलिटी है वो कितनी अच्छी होगी। तो जो विजिबिलिटी का फॉर्मूला है अभी मैं लिख देता हूँ आपके पास। विजिबिलिटी का फॉर्मूला है वो है आपके पास आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम बटा आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम। ये फॉर्मूला थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है क्योंकि अभी तक हमने ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है नहीं तो इसको हम कैसे याद रखेंगे। विजिबिलिटी है उनका कॉन्ट्रास्ट है वो कितना अच्छा होगा इस फ्रिंज का। कॉन्ट्रास्ट अच्छा करने के लिए में काली फ्रिंज तो बहुत ज्यादा काली होनी चाहिए और चमकीली फ्रिंज बहुत ज्यादा चमकीली होनी चाहिए। इसका मतलब इन दोनों का जो काली फ्रिंज की तीव्रता और चमकीली फ्रिंज की तीव्रता का अंतर जितना अच्छा होगा विजिबिलिटी और कॉन्ट्रास्ट उतना ही अच्छा होगा। इसका मतलब यदि दोनों फ्रिंजों की तीव्रताओं का अंतर बढ़ जाए तो विजिबिलिटी क्या हो जाएगी बढ़िया हो जाएगी।
अच्छी बढ़ जाती, विजिबिलिटी बढ़ जाती है। तो हम क्या कर रहे हैं, दोनों तरंगों की तीव्रताओं का अंतर है वो समानुपाती ले रहे हैं विजिबिलिटी के। तो विजिबिलिटी कितनी हो जाएगी, आई मैक्सिमम बटा आई मिनिमम। यहाँ से आई मैक्सिमम बटा आई मिनिमम कितना है अपने पास, तो आई मिनिमम को हम कॉमन ले लेते हैं और वो कैंसिल हो जाएगी, वो अपने पास मिल जाएगा आई मैक्सिमम बटा आई मिनिमम -1 बटा में आई मैक्सिमम बटा आई मिनिमम +1। तो यहाँ से आई मैक्सिमम बटा आई मिनिमम का मान कितना है, 81/49, 81/49 -1 बटा 81/49 +1। तो 49 से 49 कैंसिल हो जाएगा, 81 - 49 बटा 81 + 49। ये आपके पास इसको सोल्व करने पर आंसर आता है। इसका मान जितना ज्यादा होगा उस फ्रिंज पैटर्न है ये व्यतिकरण प्रतिरूप, इसकी कॉन्ट्रास्ट उतना ही अच्छा। तो थर्ड पार्ट है सी, अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात। उसको हम डायरेक्ट भी सोल्व करते हैं, कैसे, अधिकतम और न्यूनतम आयामों का अनुपात दे रखा है। अधिकतम और न्यूनतम आयामों का अनुपात है 9/7। तो हम ए मैक्सिमम का स्क्वायर कैलकुलेट कर लेते हैं और बटा में ए मिनिमम का स्क्वायर। इस समीकरण को दोनों साइड वर्क करेंगे तो कितना मिलेगा, 81/49। यहाँ हम के की गुणा कर सकते हैं, के का भाग कर सकते हैं। के गुणा ए मैक्सिमम का स्क्वायर, इसका मतलब ये होता है कि मैक्सिमम तीव्रता, बटा में के गुणा ए मिनिमम का स्क्वायर, ये है आई मिनिमम न्यूनतम तीव्रता, बराबर 81/49। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, यदि आयाम ए और तीव्रता आई वाली दो समान तरंगें अध्यारोपित होती है तो प्राप्त व्यतिकरण प्रतिरूप में अधिकतम व न्यूनतम तीव्रताओं का मान क्या होगा। अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का मान पूछा अपने पास। दोनों तरंगों का आयाम कितना है, पहली तरंग का आयाम भी ए है और दूसरी तरंग का भी आयाम कितना है, ए है। पहली तरंग की तीव्रता आई है, दूसरी तरंग की तीव्रता भी कितनी है, आई है। जब ये अध्यारोपित होगी और व्यतिकरण होगा इनमें, तो अधिकतम आयाम की बात करें तो अधिकतम आयाम कितना हो जाएगा, ए मैक्सिमम बराबर A1 + A2, इसका मान हो जाएगा आपके पास 2A। और ए मिनिमम की बात करें तो इसका आयाम कितना हो जाएगा आपके पास, A1 - A2, इसका मान हो जाएगा 0। ये तो हो गया आपके पास अधिकतम आयाम और न्यूनतम आयाम। हम अधिकतम पूछनी है तो आई मैक्सिमम बराबर कितना होगा, ए मैक्सिमम का स्क्वायर के समानुपाती हो जाएगी। तो यहाँ से आई मैक्सिमम का मान कितना आ जाएगा आपके पास, समानुपाती ए मैक्सिमम का स्क्वायर, ये कितना है, 2A का स्क्वायर बन जाएगा 4A स्क्वायर, 4A स्क्वायर। तो आई मैक्सिमम का मान कितना बन जाएगा, ए स्क्वायर पहली तरंग की तीव्रता और दूसरी तरंग की तीव्रता बराबर है आई, तो ये आई मैक्सिमम का मान बन जाएगा 4I और आई मिनिमम का मान बन जाएगा आपके पास 0, क्योंकि दोनों तरंगों की तीव्रता के बराबर है। तो रूट में I1 माइनस रूट में I2 कितना हो जाएगा, 0। तो आई मैक्सिमम का मान 4I, आई मिनिमम का मान 0। पहली तरंग की तीव्रता कितनी है, I, दूसरी तरंग की तीव्रता कितनी है, I, तो इनकी जो कुल तीव्रता है वो कितनी होगी, 2I। ठीक है, यहाँ से अध्यारोपण के बाद पहली तरंग की तीव्रता आई, दूसरी तरंग की तीव्रता भी कितनी है हमारे पास, आई। सपोज दैट इनकी तीव्रता आई आई है। इनका जब अध्यारोपण होता है तो कई स्थानों पर क्या मिलती है, अधिकतम तीव्रता, और कई स्थानों पर क्या मिलती है, न्यूनतम तीव्रता, इस प्रकार से। ठीक है, इस पैटर्न में अपने पास अधिकतम तीव्रता आई मैक्सिमम का मान कितना मिल रहा है, 4I, और आई मिनिमम का मान कितना मिल रहा है, 0। तो जो 4I और 0 का हम औसत लेंगे तो आई औसत बराबर आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम बटा 2। तो आई मैक्सिमम का मान कितना है, 4I प्लस आई मिनिमम का मान 0/2। तो औसत मान कितना आ गया आपके पास, 2I। तो व्यतिकरण के पश्चात औसत तीव्रता कितनी आ गई, 2I, और व्यतिकरण के पूर्व कुल तीव्रता कितनी थी, 2I। इसका मतलब व्यतिकरण में हुआ क्या है, ऊर्जा का रीडिस्ट्रीब्यूशन, पुनर्वितरण होता है, ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है। इनका औसत है
यहाँ पर मान मैक्सिमम मान 4i आ रहा है, यहाँ पर 0i आ रहा है, और इनका औसत कितना हो गया 2i। तो व्यतिकरण में क्या होता है, ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है तथा ऊर्जा संरक्षित रहती है। तो यही लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि व्यतिकरण की घटना ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। तो हमारे पास ये भी आ सकता है कि निम्न में से कौन सी घटनाएं ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। तो उनमें से ये घटना व्यतिकरण है जो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। बस दो तरंगों के अध्यारोपण से प्राप्त परिणामी तरंग का आयाम व तीव्रता क्या होगी। पहली तरंग का आयाम, पहली तरंग ये है और दूसरी तरंग ये है। यहाँ से पहली तरंग का आयाम a1 का मान कितना आ गया 2 ये, और a2 का मान कितना आ गया आपके पास 4। यहाँ पर साइन में ओमेगा टी माइनस के एक्स और यहाँ पर ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई बाई 3, और फाई का मान कितना आ गया आपके पास पाई बाई 3। तो यहाँ से अपने पास परिणामी तरंग का आयाम का फॉर्मूला है a बराबर स्क्वायर रूट ऑफ a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 और cos फाई। तो यहाँ से a1 और a2 को मान रखेंगे तो a1 का स्क्वायर मतलब 4 प्लस a2 का स्क्वायर मतलब 16 प्लस 2, a1 का मान 2 गुणा a2 का मान 4 गुणा cos 60 का मान sin 30 के बराबर 1/2। इस 2 से ये दो कैंसिल हो गया, तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 और 4 कितने होगी 20, 20 और 8 28। तो एक का मान मिल गया आपके पास रूट में 28। अब परिणामी तरंग की जो तीव्रता होगी वो परिणामी तरंग के आयाम के वर्ग के बराबर है। तो यहाँ से परिणामी तरंग की जो तीव्रता आई बराबर के ए स्क्वायर, आई बराबर आपको मिल जाएगा 28 के, ये के एक कांस्टेंट है। निम्न चार तरंगों में से किन तरंगों के अध्यारोपण से व्यतिकरण की घटना संभव है। तो व्यतिकरण की घटना के लिए आवश्यक स्थिति क्या है, आवश्यक स्थिति क्या है, आयाम या तो बराबर हो, बराबर आयाम है। इसका मतलब अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का जो अंतर है वो बहुत ज्यादा होगा। काली तरंग है वो बिल्कुल काली मिलेगी और चमकीली तरंग है वो बहुत ज्यादा चमकीली मिलेगी। तो इस स्थिति में आपको v प्रयास है कॉन्ट्रास्ट अच्छा मिलेगा बराबर है, तो या तो बराबर हो या फिर लगभग बराबर हो आयाम का मान, और दोनों तरंग है वो एक ही दिशा में गति करनी चाहिए, दोनों तरंगे एक ही दिशा में गति करनी चाहिए। इसके बाद आयाम बराबर या लगभग बराबर, तरंग एक ही दिशा में गति करनी चाहिए, दोनों तरंगों की जो आवृत्ति है वो क्या होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए, आवृत्ति क्या होनी चाहिए बराबर। अब यहाँ पर देखें आयाम, इन तरंगों में सभी तरंगों का आयाम क्या है बराबर है। इसका मतलब ये स्थिति फिट बैठ गई। अब तरंगों को देखें एक ही दिशा में गति कर रही है क्या, यहाँ पर तरंग संचरण की दिशा नहीं दी हुई, तो हम यही मानेंगे कि एक दिशा में गति कर रही है। तीसरी, तरंगों की जो आवृत्ति है वो बराबर होनी चाहिए। यहाँ पर आवृत्ति कितनी ओमेगा, यहाँ पर आवृत्ति कितनी 2 ओमेगा, यहाँ पर आवृत्ति कितनी है 3 ओमेगा, यहाँ पर आवृत्ति कितनी ओमेगा। इसका मतलब इन दोनों तरंगों की आवृत्तियां दोनों बराबर बैठ रही है। इसके साथ साथ एक स्थिति और है, कलांतर है वो क्या होना चाहिए समय के साथ नियत होनी चाहिए। कलांतर क्या हो, दोनों तरंगों का कलांतर नियत हो। तो यहाँ पर पहली तरंग और तीसरी तरंग में कलांतर कितना है 5, और 5 का मान कांस्टेंट दिया है। इसका मतलब जो पहली तरंग और तीसरी तरंग है इन दोनों तरंगों से अध्यारोपण से व्यतिकरण की घटना संभव है। अब हमारे प्रश्न है वो विस्पन पर स्टार्ट हो गए और व्यतिकरण के सारे प्रश्न खत्म हो गए हैं। व्यतिकरण में मुझे लगता है इससे ज्यादा प्रश्न नहीं बनेंगे आपके लिए रेसिस्टेंट में। तो नेक्स्ट विस्पन पर स्टार्ट करते हैं। दो जेट की आवृत्तियां क्रमशः है। पहले जेट की आवृत्ति है आपके पास 4100 हर्ट्ज और दूसरे जेट की आवृत्ति आपके पास 4096 हर्ट्ज। तो विस्पन बनेगा, विस्पन की आवृत्ति कितनी आ जाएगी, विस्पन की आवृत्ति आ जाएगी पास डेल्टा एफ बराबर F1 माइनस F2। दोनों आवृत्तियों के अंतर के बराबर होता है विस्पन की आवृत्ति, ये हमने कल डेरिवेशन में देखा है। तो विस्पन की आवृत्ति डेल्टा एफ बराबर F1 का मान कितना है 4100 माइनस 4096, ये आ जाएगा आपके पास 8 हर्ट्ज। नेक्स्ट प्रश्न, दो स्वरित्रों की आवृत्तियां 304 हर्ट्ज, औसत आवृत्ति 304 हर्ट्ज है। इसका मतलब पहले स्वरित्र की आवृत्ति F1, दूसरे स्वरित्र की आवृत्ति F2, इनका औसत कितना आ गया आपके पास
304 हर्ट्ज। तो यहां से हम F1 प्लस F2 का मान निकाल लेते हैं। ये कितना आ गया? 608 हर्ट्ज। अब आगे बढ़ते हैं। अब विस्पंद की आवृत्ति 4 हर्ट्ज है। विस्पंद की आवृत्ति मतलब F1 माइनस F2 इसकी आवृत्ति, ये कितना मान है? 4 हर्ट्ज। F1 प्लस F2 मान कितना है? 608 हर्ट्ज। तो ये लिख लेते हैं F1 माइनस F2, ये हो गया आपके पास 4 हर्ट्ज। इन दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे तो अपने पास मिल जाएगा F2 से F2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2F1 बराबर 612 हर्ट्ज। यहाँ से F1 का मान कितना आ जाएगा? 306 हर्ट्ज। जब F1 का मान 306 हर्ट्ज है तो 306 माइनस F2 बराबर 4। तो यहाँ से 306 माइनस 4 बराबर F2। तो F2 का मान कितना आ गया आपके पास? 302 हर्ट्ज। दोनों स्वरित्रों की आवृत्तियां अलग अलग कितनी? एक की तो है 302 और दूसरे की कितनी? 306। दोनों की औसत कितना आ रहा है? 304 हर्ट्ज। और दोनों में आवृत्ति का अंतर कितना आ रहा है? 4 हर्ट्ज। तो विस्पंद की आवृत्ति कितनी होगी? 4 हर्ट्ज। नेक्स्ट प्रश्न, सॉरी नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास y1 बराबर 0.5 साइन 410 पाई टी एंड y2 बराबर 0.5 साइन 45 454 पाई टी। इसको हम ये लिख सकते हैं कि y1 बराबर a साइन ओमेगा टी और y2 बराबर a साइन ओमेगा टी। क्योंकि विस्पंद बन रही है, दोनों तरंगों की आवृत्तियां कितनी? ओमेगा का मान अलग अलग है, 410 पाई टी और 454 पाई टी। तो ओमेगा 1 और ओमेगा 1 का मान कितना आ गया यहाँ से अपने पास तुलना से? 410 पाई। और ओमेगा 2 का मान कितना आ गया आपके पास? 454 पाई। ये ओमेगा है कोणीय आवृत्ति। कोणीय आवृत्ति को हम रेखीय आवृत्ति में 2 पाई F1 लिख देते हैं। ये आ गया 410 पाई। और यहाँ से 2 पाई F2 लिख देते हैं। ये आ रहा है अपने पास 454 पाई। तो ये पाई से पाई कैंसिल हो गया। F1 का मान आया 410/2। तो F1 का मान आ गया 205 हर्ट्ज। और यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो गया, F2 का मान आ गया 454/2। और दूसरे ध्वनि की जो आवृत्ति है वो आ गई आपके पास 227 हर्ट्ज। जब ये दोनों तरंगें आचार्यित होगी तो विस्पंद की आवृत्ति कितनी होगी? डेल्टा F बराबर F2 माइनस F1 बराबर 227 माइनस 205। ये आ गया आपके पास 22 हर्ट्ज। हालांकि विस्पंद की आवृत्ति 22 हर्ट्ज आ रही है, इतनी ज्यादा आवृत्ति सुनाई देती है नहीं। विस्पंद की आवृत्ति यदि 7 और 10 से कम होती है आवृत्ति, विस्पंद की आवृत्ति, तभी वो अच्छी तरह से सुनाई पड़ती है। एक पियानो ट्यूनर 264 हर्ट्ज आवृत्ति वाले स्वरित्र और पियानो तार को एक साथ बजाता है। ये अपने पास कोई स्वरित्र है, ठीक है। इसकी आवृत्ति कितनी है? F1 मान लेते हैं। ये है आपके पास 264 हर्ट्ज। और एक पियानो तार है, इसमें ये जो तरंग उत्पन्न होगी पियानो तार में, इसकी आवृत्ति कितनी मान लेते हैं? F2। इनको जब दोनों को एक साथ बजाता है तो 2 सेकंड में उसे एक विस्पंद सुनाई देता है। 2 सेकंड में एक विस्पंद। तो विस्पंद की आवृत्ति कितनी होगी? तो विस्पंद की आवृत्ति आ गई, विस्पंद की आवृत्ति बराबर एक विस्पंद बटा कितने सेकंड में? 2 सेकंड में। तो विस्पंद की आवृत्ति आ गई 0.5 हर्ट्ज। विस्पंद की आवृत्ति 0.5 हर्ट्ज आ गई। अब F1 माइनस F2 कितना है फिर? F1 माइनस F2 बराबर 0.5 हर्ट्ज। मतलब इस स्वरित्र और इस पियानो तार की जो आवृत्ति का जो अंतर है वो कितना है? 0.5 हर्ट्ज। ये भी तो हो सकता है कि F2 माइनस F1 का मान कितना है? 0.5 हर्ट्ज। हमें तो अंतर लेना है दोनों का। संभावित आवृत्तियां दो हो सकती है कि इससे 0.5 हर्ट्ज ज्यादा भी हो सकती है, इससे 0.5 हर्ट्ज कम होगी। यदि 0.5 हर्ट्ज इससे ज्यादा लेंगे तो F2 का मान कितना आ जाएगा? 264.5 हर्ट्ज। और यदि इससे 0.5 हर्ट्ज कम लेंगे तो ये आ जाएगा 263.5 हर्ट्ज।
तो ये पियानो तार की दो संभावित आवृत्तियां। इन दोनों संभावनाओं से इन दोनों आवृत्तियों को इसके साथ ट्यून कराने पर हमें 0.5 हर्ट्ज आवृत्ति का विस्पंद सुनाई देगा। नेक्स्ट है स्वरित्र ए है वो स्वरित्र बी जिसकी आवृत्ति कितनी है 240 हर्ट्ज। हमारे पास ये स्वरित्र ए है और ये स्वरित्र बी है। तो स्वरित्र बी की जो आवृत्ति है वो कितनी दे रखी है 240 हर्ट्ज के साथ 8 विस्पंद प्रति सेकंड उत्पन्न करता है। तो विस्पंद की आवृत्ति कितनी आ गई 8 सेकंड। जिसका मतलब ए की आवृत्ति में व बी की आवृत्ति में अंतर कितना है एफ बी में अंतर है 8 हर्ट्ज का। तो हम ये अंतर 8 हर्ट्ज है। तो अभी तक हमें पता नहीं है कि ए स्वरित्र की आवृत्ति ज्यादा है या बी स्वरित्र की आवृत्ति ज्यादा है। अब ये क्या कह रहा है यदि स्वरित्र ए की भुजाओं को थोड़ा घिस दिया जाता है। ध्यान रखें जब किसी स्वरित्र की भुजाओं को घिस देते हैं तो उसकी भुजाएं थोड़ी पतली हो जाती है और इन दोनों भुजाओं का द्रव्यमान क्या हो जाता है कम हो जाता है। तो इसकी आवृत्ति क्या हो जाती है बढ़ जाती है। तो हम ये लिख लेते हैं कि स्वरित्र की भुजाओं को घिसने पर स्वरित्र की भुजाओं को घिसने पर घिसकर पतला कर दिया घिसने पर उसकी आवृत्ति क्या हो जाती है उसकी आवृत्ति बढ़ जाती है। ठीक। तो विस्पंद की आवृत्ति घटकर कितनी हो जाती है 4 विस्पंद प्रति सेकंड रह जाती है। अब इन दोनों आवृत्तियों का अंतर बदल गया। तो स्वरित्र ए की मूल आवृत्ति क्या है हमारे पास यदि ये आवृत्ति एक्स लें तो ये भी संभावना है कि जो ए की आवृत्ति है वो कम है और बी की आवृत्ति ज्यादा है और इनकी आवृत्तियों का अंतर कितना है 8 हर्ट्ज का। दूसरी संभावना क्या है बी की आवृत्ति कम है और ए की आवृत्ति ज्यादा है और इनकी आवृत्तियों का अंतर कितना है 8। ये दोनों संभावनाएं हमारे पास ये देखा विस्पंद की आवृत्ति 8 सेकंड है। इसका मतलब दोनों में अंतर 8 सेकंड है। तो एफ बी भी ज्यादा हो सकता है और एफ ए ज्यादा हो सकता है। दूसरा आगे क्या कहता है कि स्वरित्र ए की भुजाओं को घिस दिया जाता है। इसका मतलब स्वरित्र ए की आवृत्ति को बढ़ा रही है तो विस्पंद की आवृत्ति 4 सेकंड रह जाती है। इन दोनों संभावनाओं में आप ये देखें कि स्वरित्र ए की आवृत्ति को बढ़ाकर दोनों आवृत्तियों में अंतर कम करना है अपने को। यदि इसकी आवृत्ति को हम बढ़ा देते हैं तो अंतर बढ़ जाएगा है ना। अब इस स्थिति में हम ए की आवृत्ति को बढ़ाएं तो अंतर कम हो जाएगा है ना। इसका मतलब स्थिति ये सही है। अब हम इस स्थिति को पहले के हिसाब से कैसे लिख सकते हैं कि एफ बी बड़ी है और एफ ए छोटी है और इनका अंतर कितना है 8 हर्ट्ज। ठीक है ये सही है। अब अपने क्या दिया बी की आवृत्ति कितनी है 240 हर्ट्ज। तो 240 माइनस एफ ए बराबर 8। तो यहाँ से ए की आवृत्ति कितनी आ गई 240 माइनस 8 बराबर 236 हर्ट्ज। तो हमें आवृत्तियों का अंतर निकालना है उनके हिसाब से ये दो लाइनें बना ले रही हैं। अब ये पता चला है कि ए की आवृत्ति को बढ़ाकर ये अंतर कम करना है। यहाँ पर यदि ए की आवृत्ति को हम बढ़ा देते हैं तो इन दोनों का अंतर बढ़ जाएगा। यहाँ पर ए की आवृत्ति को बढ़ाएं तो इन दोनों का अंतर कम हो रहा है। इसका मतलब ये की कंडीशन है वो अपने सेट बैठ रही है। इस कंडीशन को हम क्या लिख देंगे बी बड़ी है ए छोटी है। एफ बी माइनस एफ ए बराबर 8 हर्ट्ज पहले थी। अब क्या कर रहे हैं एफ ए का जो मान क्या दे रखा है अपने को 240 हर्ट्ज। तो ये मान रखकर सॉरी एफ बी का मान 240 हर्ट्ज दे रखा है तो ये मान रखकर एफ ए का मान 236 हर्ट्ज हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट में क्या है कि 512 हर्ट्ज आवृत्ति वाला स्वरित्र ए है। स्वरित्र ए है अपने पास इसकी आवृत्ति कितनी है 512 हर्ट्ज और स्वरित्र बी के साथ 5 विस्पंद प्रति सेकंड उत्पन्न करता है। ये अपने पास स्वरित्र बी है। इन दोनों में विस्पंद की आवृत्ति डेल्टा एफ का मान कितना है 5 हर्ट्ज। अब हमें पता नहीं कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। इसके लिए हमारे पास दो स्थितियां हो सकती है कि एफ ए छोटा है और एफ बी बड़ा है। इनमें अंतर कितना है 5 हर्ट्ज का। ये पहली स्थिति। दूसरी स्थिति कौन सी हो सकती है हमारे पास
कि एफ बी छोटा है और एफ ए बड़ा है और इनमें अंतर कितना है 5 है। ये दो स्थितियां संभव हो सकती है इस पहली लाइन से कि स्वरित्र बी के साथ 5 विस्पंद प्रति सेकंड उत्पन्न करता है। अब आगे बढ़ते हैं। यदि स्वरित्र बी की भुजाओं पर कुछ मोम चिपका दिया जाता है, इसकी भुजाओं पर हम क्या कर रहे हैं, कुछ मोम चिपका रहे हैं। पहले हमने क्या पढ़ा कि स्वरित्र ए की भुजाओं को घिस दिया जाता है। जब ए की भुजाओं को जब घिस देते हैं तो द्रव्यमान घट जाता है और आवृत्ति बढ़ जाती है। अब इसकी भुजाओं पर कुछ मोम चिपका दिया तो द्रव्यमान बढ़ गया, इसका भुजाओं का द्रव्यमान क्या हो गया, बढ़ गया। तो आवृत्ति क्या होगी, घट गई। भुजाएं भारी होगी तो कंपन धीरे धीरे होंगे, आवृत्ति क्या होगी, घट गई। तो भी 5 विस्पंद प्रति सेकंड सुनाई देते हैं, है ना। तो क्या कह रहे हैं कि स्वरित्र बी की आवृत्ति को घटा देंगे तो भी 5 विस्पंद प्रति सेकंड सुनाई देते हैं। अब आप इनमें से दोनों से देखें कि बी की आवृत्ति को घटाने पर क्या अंतर 5 रह सकता है, या हम क्या करें, बी की आवृत्ति को घटा देंगे तो अंतर 5 से बढ़ जाएगा। यहाँ पॉसिबिलिटी है कि बी की आवृत्ति को, एफ ए तो यहाँ पड़ा है, बी की आवृत्ति पहले यहाँ थी, अब इसको घटाकर यहाँ ले आते हैं, एफ बी की आवृत्ति यहाँ ले आए तो अंतर कितना है इनका, 5 हर्ट्ज। इसका मतलब ये संभावना फिट बैठ रही है अपने पास, तो हम इसको ये लिख सकते हैं, इनका अंतर 5 हर्ट्ज है। तो हम ये लिख देंगे एफ बी बड़ा है और एफ ए छोटा है, इनका अंतर कितना है, 5। ये कह रहा है ए की आवृत्ति कितनी है, 512 हर्ट्ज। तो हम एफ बी बराबर 5 प्लस 512, तो बी की आवृत्ति कितनी आ गई, 517 हर्ट्ज। नेक्स्ट प्रश्न है अपने पास, दो ध्वनि तरंगों की जो तरंग दैर्ध्य है वो एक की तो 49 सेंटीमीटर है, एक की 50 सेंटीमीटर है, तो प्रति सेकंड कितने विस्पंद सुनाई देंगे या प्राप्त विस्पंद की आवृत्ति क्या होगी, एक ही बात है दोनों। पहले तरंग की तरंग दैर्ध्य कितनी है, 49 सेंटीमीटर। दूसरे तरंग की तरंग दैर्ध्य कितनी है, 50 सेंटीमीटर। हमें क्या चाहिए, विस्पंद, इसका मतलब दोनों की आवृत्तियों का अंतर चाहिए, F1 व F2 चाहिए। तो हमें पता है आवृत्ति का और तरंग दैर्ध्य का जो गुणनफल है वो तरंग की वेग के बराबर होता है। तो F1 का मान कितना आ गया यहाँ से, वेग बटा लेमडा वन, और F2 का मान कितना आ गया, वेग बटा लेमडा टू। ध्वनि का अपने को वेग दिया हुआ है, तो विस्पंद की आवृत्ति निकालें डेल्टा एफ, तो F1 माइनस F2। F1 का मान कितना है हमारे पास, v बटा लेमडा वन माइनस वी बटा लेमडा टू। वी को हमने कॉमन ले लिया, 1/λ1 माइनस 1/λ2। अब डेल्टा एफ का मान निकाल लेते हैं हम यहाँ से। v का मान कितना है, ध्वनि तरंग का वेग 312, 1/λ1 कितना है 49 माइनस 1/λ2 कितना है 50। इसको सोल्व करके हम विस्पंद की आवृत्ति निकाल सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, 3 स्वरित्रों को एक साथ बजाया जाता है। पहला स्वरित्र ये, दूसरा ये, तीसरा ये ए स्वरित्र, ये बी स्वरित्र, ये सी स्वरित्र, जिनकी आवृत्तियां क्रमशः F-1, F और F+1 है। तो आवृत्ति ए की कितनी है, F-1, आवृत्ति बी की कितनी है, F, और आवृत्ति सी की कितनी है, F+1। तो प्रति सेकंड कितने विस्पंद सुनाई देंगे, तो हम इन दोनों स्वरित्रों से उत्पन्न तरंगों से उत्पन्न विस्पंद निकालना चाहिए। तो विस्पंद की आवृत्ति कितनी आएगी, एफ बी माइनस एफ ए, ये कितना आएगा, एफ माइनस एफ ए का मान कितना है, F-1, ये कितना आ जाएगा, 1। इन दोनों से हम क्या निकालना चाहिए, विस्पंद की आवृत्ति निकालना चाहिए। तो डेल्टा एफ का मान आएगा एफ सी माइनस एफ बी। एफ सी का मान कितना है, F+1 माइनस एफ बी का मान है एफ से एफ कैंसिल हो गया, ये भी कितना आ गया, 1। ठीक है, अब डेल्टा एफ निकालना चाहिए अपने इन दोनों ए और सी के स्वरित्र से। तो हम लिख सकते हैं कि एफ सी माइनस एफ ए। एफ सी का मान कितना है, F+1 माइनस एफ ए का मान कितना है, F-1।
ये f से f कैंसिल हो गया, 1 माइनस माइनस 1, ये आ गया 2। तो प्रति सेकंड विस्पंद पूछा है, तो एक ये हो गया, एक ही हो गया, दो, परंतु ये एक इनमें से ये कॉमन आ जाएगा, तो प्रति सेकंड विस्पंद कितने हो गए? प्रति सेकंड विस्पंद बराबर 2। तो जो संभावित प्रश्न थे आपके व्यक्तीकरण और विस्पंद से संबंधित, वो हमने सारे सोल्व करवा दिए हैं। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबल ये है कि इनमें से प्रश्न आएगा। यदि इनमें आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।